अगर आपको पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें पैसे को कैसे बढ़ाते हैं और पैसे को कैसे बचाते हैं यह बताया गया है, और साथ ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में शॉर्ट में समझाया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वह काफ़ी जटिल भाषा में लिखी होती है। दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि वह बड़ी कठिन भाषा में लिखी होती है। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है कि इस किताब में 19 छोटी छोटी बातें और कहानियाँ हैं जिसमें आपको 10 ज़रूरी बातें को समझाया है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें और कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें ही हैं जो आपको यह बताती है कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर आपको कौन समझा सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताबों की 10 मुख्य बातें। पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। मॉर्गन ने यह बताया है कि इसलिए पैसा नहीं, उसे लेकर अपना रवैया मायने रखता है। दूसरा, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी या बड़े अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये आपकी खुशी तय नहीं करती, बल्कि आप किस माहौल में और किस परवरिश से आ रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तीसरा, कितना पैसा काफ़ी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मॉडफ, जिसने इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी पंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच यह है कि मॉडफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मॉडफ की कहानी के अनुसार यह सुनकर यह समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि संतुष्ट हो। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असफल या सफल में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को आज के डेट में कौन नहीं जानता। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे मेहनतम निवेशक से गिना जाता है, मगर सच तो यह है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद ही बनी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट सिर्फ जाता है तो कंपाउंडिंग को। पाँचवा, अमीर बनने का हर किसी का सपना होता है, पर अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने के सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। वह बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। लेखक कहते हैं, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही
वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फ़ंड खरीद सकते हैं और एक काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर ही है। तो इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटना का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं को दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह मंदी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। आत्ममुग्ध होना। आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वह ज़रूरी नहीं आगे भी चले। इंडेक्स फ़ंड भी 50 साल पुराने हैं। यूएस 401 के भी 43 साल पुरानी है। वेंचर कैपिटल तो 26 साल पहले आया है और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। पॉइंट, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे वह आपका फ़ैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसों के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। फाइनेंशियली फ्री होगे। नंबर 10, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वह शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वह बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है यह अच्छी डील भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 26% फ़ायदे पर बैठा होगा। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो निवेश करना चाहता है या निवेश कर रहा है। किताब पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनल डिसीजन तक के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। हम में से कई लोग पैसे को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए यह भी बताती है। कितने भी बुक रिव्यू दिए जाएं, मगर मेरा मानना है कि इस किताब की सीख इसे पढ़कर ही आएगा। हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें।